अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी दोपहर का वक्त है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर सगीर में, मशरक़ वस्ती में, नॉर्थ अफ्रीका में आधी रात से आगे का वक्त है। मैं जब यहाँ उठा अमेरिका में सुबह, उसके बाद गुज़िश्ता 2-3 घंटों में मैंने पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ में, बाज़ टेलीविज़न चैनल्स पे, पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर, पाकिस्तान के अख़बारात में, पाकिस्तान की पॉडकास्ट और सोशल मीडिया की जो पूरी मार्केट है, उसमें पाकिस्तान की सियासत के हवाले से गुज़िश्ता 10-12 घंटे की जो डिबेट हो रही है, उसे मैंने बग़ौर देखा, उसे मैंने समझा, उसे मैंने परखा और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि अगर हम इस स्टेज के ऊपर ज़हनी तौर पे नॉर्मल होते, इतने परेशान ना होते, इतनी इंतशार का शिकार ना होते, इतने ज़्यादा घबराए हुए ना होते, तो ये डिबेट जो हुई है, ये हो ना रही होती। और अगर हम रैशनल होते, मंतकी होते, लॉजिकल होते, तो इस वक़्त हमारी तमाम तर तवज्जो इस चीज़ के ऊपर होती कि पाकिस्तान के उन इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बुनेर में, मालाकंड डिवीज़न में, जहाँ हमें इंसर्जेंसी का सामना है, जहाँ शोरश है, जहाँ बगावत है, जहाँ पहले ही पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, वहाँ अगर अब इस तरह से सैलाब भी आएँगे, फ्लैश फ्लड्स भी होंगे, सैकड़ों लोग हलाक हो जाएँगे, अरबों रुपए की अमलाक तबाह हो जाएगी, तो इसकी पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, उसकी वहदत पे इसकी क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होंगी, इसके क्या पॉलिटिकल असरात होंगे। कहते हैं कि 1970 में जब फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में एक खौफनाक सैलाब आया था, तो सैलाब के बाद एक सेंस ऑफ एलिनेशन में बेइंतहा इजाफा हो गया था। हालांकि सैलाब कोई वेस्ट पाकिस्तान नहीं लेके आया था, ना ही वेस्ट पाकिस्तान के पास सैलाब का कोई मदावा या कोई हल था, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि हमारी किस्मत पे हमें हमारे हाल के ऊपर छोड़ दिया गया। अब बुनेर के अंदर से, लेकिन पाकिस्तान में ये डिबेट इस वक्त नहीं हो रही। पाकिस्तान में डिबेट हो रही है सुहेल वड़ाइच साहब के एक कॉलम के ऊपर, पाकिस्तान में डिबेट हो रही है जनरल आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिशात के हवाले से। मैं उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बुनेर की बात मुकम्मल कर देने दीजिए। जो पिछली मैंने वीलॉग किया, मैं पिछले दोनों मैंने वीलॉग जो हैं वो मैंने बुनेर के हवाले से किए, उन्हें देखा भी कम गया है, लेकिन उसके ऊपर बहुत से लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो बुनेर के रेजिडेंट्स हैं या बुनेर से बाहर हैं लेकिन बुनेर ही से उनका ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, और वहाँ अपने रिश्तेदारों से जिनकी प्रेजेंस ऑन ग्राउंड है, उनसे राब्ते में है, वो ये बताते हैं कि वहाँ कम से कम भी 400 कंफर्म डेथ्स हैं। और ये डेथ्स जब पूरी सामने आएगी पूरी पिक्चर, तो ये डेथ्स जो है वो गालिबन 1000 तक पहुंच जाएंगी। जहां ये इंसानी जान का नुकसान है, वहां ये आप देखिए कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोसाइटी ने वहां पे बनाया है, जिसमें प्राइवेट भी है, जिसमें पब्लिक भी है, वो सारा बह गया है। और जब इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या वेल्थ जनरेशन जो हुई होती है वो तबाह हो जाती है, तो उसकी फिर पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस बाद में होती हैं, और हुकूमत की दी हुई कोई भी कॉम्पनसेशन जो है वो उसका हल नहीं होती। तो अगर हम रैशनल हों, मंतकी हों, लॉजिकल हों, तो हमारी तमाम तर तवज्जो इसके ऊपर होगी कि ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, उसके साथ फ्लैश फ्लड्स हैं, इसके क्या असरात होंगे और हमने इसका मुकाबला कैसे करना है। एक बहुत समझदार पाकिस्तानी टॉप ऑफिसर जिन्होंने दुनिया में बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मुझे एक कमेंट लिख के भेजा, मुझे टेक्स्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इस पे वेस्ट बड़ा इंसेंसिटिव है, उनकी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका हल ये नहीं निकल सकेगा कि ग्रीन हाउस इमिशंस कम हो जाएंगी, गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका हल यही होगा कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने होंगे, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। और फिर और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि करप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग रेगुलेशंस की वायोलेशन कराची में है, कराची में थी, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह उसकी वायोलेशन है, जिसकी वजह से पानी को अपना रास्ता नहीं मिलता और फिर पानी बहुत ज़्यादा तबाही मच जाता है। इसके साथ एक और क्राइसिस ये भी है कि ये पानी जो ज़ाया हो जाता है, मैंने कल ये भी आपको वीलॉग में कहा था कि 1000 मील नीचे सूरत हाल यह है कि बूंद बूंद को थरपारकर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में भी यही सूरत हाल है, और यहाँ नॉर्थ में सूरत हाल यह है कि पानी की तबाही से हज़ारों लोग मर रहे हैं, लाखों बेघर हो रहे हैं, अरबों रुपए की अमलाक जो है ज़ाया हो रही हैं। मतलब यह है कि पाकिस्तान की रियासत के पास वाटर सिस्टम को, वाटर साइकिल को मैनेज करने के लिए कोई विजन नहीं है, कोई क्लियर थिंकिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तो अगर हम लॉजिकल होते, अगर हम रैशनल होते, अगर हम वाकई ही
जो है हमें समझ आती कि हमें क्या करना है और हम इतने परेशान ना होते जितने हम हैं, तो हम इन चीज़ों के ऊपर इस वक़्त गौर कर रहे होते। अगर हम डेमोक्रेटिक होते, अगर हमारा एक जमहूरी माशरा होता, हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स होती, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती, हमारे यहाँ एक जेन्युइन फेडरल गवर्नमेंट होती, तो हम इन चीज़ों के बारे में इस वक़्त सोच रहे होते। लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। गुज़िश्ता 11-12 घंटे की जो सारी की सारी डिबेट है, वो सुहेल वड़ाइच साहब के एक कॉलम के हवाले से है, जो छपा तो हफ्ते के दिन सुबह, मेरा ख़्याल है जंग अखबार या किसमें, उर्दू का कॉलम है, लेकिन और फिर उसके बाद अंग्रेज़ी अखबारात के अंदर भी उसको डिस्कस किया गया और उसके बाद सारी की सारी पॉडकास्टर मार्केट ने इसे डिस्कस किया। अब सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम छपा तो आज है, लेकिन इसमें जो हाल उन्होंने बयान किया है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इज़्ज़त माब जो हैं, जब वो ब्रसल्स में थे चंद दिन पहले, तो वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने जो खिताब किया, और सुहेल वड़ाइच साहब का कहना है कि उस खिताब के बाद उन्होंने वन ऑन वन एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की मीटिंग जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब के साथ की, और सुहेल वड़ाइच साहब ने अब अपने कॉलम में उस मीटिंग का तमाम हाल लिखा है। उसके 4-5 पॉइंट जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर एक पूरा रिएक्शन जो है वो इस वक्त पॉडकास्टर मार्केट में हो रहा है। पहले पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्मी चीफ के साथ बहुत से सहाफ़ियों की मुलाकातें होती रही हैं, मेरी भी होती रही हैं और भी बहुत से सहाफ़ियों की होती रही हैं, लेकिन इजाज़त नहीं होती कि आप आर्मी चीफ आपको जो कुछ बताए उसको जाके आप छाप दें। तो अगर सुहेल वड़ाइच साहब ने पूरा कॉलम लिखा है और सुहेल वड़ाइच साहब उसके बाद अगवा नहीं हुए, गुम नहीं हुए हमेशा के लिए, तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ ने सुहेल वड़ाइच को इस्तेमाल किया है और GHQ की परमिशन से उन्होंने ये कॉलम लिखा है, और ये कॉलम आर्मी चीफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दुनिया के सामने रखता है, और हमें इससे आर्मी चीफ का जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे समझने की हमें मदद मिलती है। वैसे इसमें नई चीज़ कोई नहीं है, हमें पहले भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और इस लिहाज से इसमें कोई ऐसा इंकशाफ नहीं है जिससे कि हम चौंक जाएं या बहुत हैरान परेशान हो जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड भी शो की है, और उन्होंने हम सबको एक पैगाम भी दिया है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं 5-10 साल तक पाकिस्तान का हुक्मरान रहूँगा। अब इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आगे लग जाऊँ, तो मैं लिख के मैंने रखे हुए हैं पॉइंट्स। देखिए, पहला जो पॉइंट्स मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का ये ख्याल है, सुहेल वड़ाइच साहब के ज़रिए उन्होंने कन्वे किया है कि उन्हें खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने, गॉड ने उन्हें पाकिस्तान के लिए एक प्रोटेक्टर या मुहाफ़िज़ की हैसियत से सेलेक्ट कर लिया है। अब जनरल साहब को ये कैसे पता चला है? ये अब जनरल साहब को ही पता होगा कि अल्लाह ताला ने उनको ये कैसे मैसेज दिया, कैसे पता चला है जनरल साहब को इस चीज़ का? यानी ये कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग से पता चला है, या अचानक कोई फ़रिश्ता उनके पास आया था, या उनको वही आई है, या उनको ख्वाब आया है? ये जनरल साहब को ही पता होगा, क्योंकि 18वीं सदी के बाद जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ की दुनिया में तश्कील हो रही है, और जहाँ नहीं हुई वहाँ पर भी जो ख्वाहिश पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि लोग अपने लीडर को खुद सेलेक्ट करेंगे, उसे इलेक्ट करेंगे। अब हमें कोई पसंद आए ना आए, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को वहाँ के लोगों ने सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, वो उनके लीडर हैं। हमें पसंद आए ना आए, किसी और को, कांग्रेस को पसंद आए ना आए, इसी तरह अमेरिका में किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन है, बरतानिया में कियर स्टार्मर हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान के लोगों का जो लीडर है, 80% पाकिस्तानियों का जो लीडर है, उसका नाम है इमरान खान, जिसको जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ये कहते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लोगों प्रोटेक्टर के तौर पे, मुहाफ़िज़ के तौर पे उनको इलेक्ट किया हुआ है या सिलेक्ट किया हुआ है। इस इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर साहब ने अडियाला की जेल में बंद करके रखा हुआ है, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इस इमरान खान के साथ वो कोई एक एग्रीमेंट या मायदा या टॉक्स करना चाहते हैं। कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की, आजकल भी लगता है कर रहे हैं, जिसमें कामयाबी नहीं हो रही, उसका आगे भी जिक्र आएगा। दूसरी चीज़ इसमें उन्होंने जो क्लैरिफाई की है सुहेल वड़ाइच के ज़रिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि वो कोई प्रेसिडेंट वगैरह नहीं बनना चाह रहे, आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट रहेंगे, सिस्टम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। ये उन्होंने क्यों क्लैरिफाई किया? अगर आप ये समझें कि इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से उन्होंने सुहेल वड़ाइच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि मैं इस वक्त सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं लेके आऊँगा, और मैं इसी तरह से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल रहूँगा। तो हमें हो सकता है कि 5-10 साल का मेरा विजन है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अब तहद्दे क़यामत, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी रहूँगा। और जनरल सिसी का मॉडल जो है वो मेरा ख्याल है कि उनके सामने उनको इंस्पायर करता है। उन्होंने कहा सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं होगी, और आसिफ अली, और इसकी ये उनको क्यों बताना पड़ा? ये उनको इसलिए बताना पड़ा कि गुज़िश्ता 1 महीने, 1.5 महीने से, जून से अब तक जो 2 महीने गुजरे हैं, उसमें मसलसल ये स्पेकुलेशन हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, या बनना चाहेंगे, या बनना चाहिए उनको। ये 3 डिफरेंट किस्म की चीज़ें। इसकी वजह क्या है? कुछ पॉडकास्टर्स ने भी ये आइडिया प्लांट किया,
اور یہ آئیڈیا جی ایچ کیو کے اندر سے ہی کہیں آ رہا ہے. یہ ایک اسینشلی پولیٹیکل آئیڈیا ہے جس نے اس وقت بہت زور پکڑ لیا جب جون کے اندر جنرل عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہاں واشنگٹن میں ایک لنچ پہ انہوں نے ملاقات کی، اور یوں ان کا ایک لیول ایلیویٹ ہو گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے، پاکستان کے کی ڈیسیجن میکر کی حیثیت سے دیکھا. بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی کوئی شرف ملاقات جو ہے وہ انہوں نے آصف علی زرداری کو یا شہباز شریف صاحب کو انہوں نے عنایت نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو پاکستان کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، اور وہ صرف اور صرف عاصم منیر کو پاکستان کے ڈیسیجن میکر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اس کا لاجیکل جو فلو ہے، اس کا جو لاجیکل کنکلوژن یا لاجیکل ڈائریکشن بنتی ہے وہ یہ کہ عاصم منیر کو پھر پاکستان کا ڈی جور لیڈر بھی ہونا چاہیے، جس کے لیے ان کو پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. اور جی ایچ کیو کے کسی حصے کے اندر بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے، پاکستان کی پولیٹکس کے کسی حصے میں بھی خواہش پائی جاتی ہے. کچھ پوڈ کاسٹرز نے بھی اس آئیڈیا کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. تو یہ کوئی آئیڈیا جس کو جنرل عاصم منیر نے سہیل وڑائچ کے ذریعے اب کل کر دیا ہے، یہ آئیڈیا کوئی ہوا کا ہی آئیڈیا نہیں تھا. انگریزی میں ایک محاورہ ہے، دیر از نیور اے اسموک وداؤٹ فائر سم ویئر. کہیں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، کہیں یہ خواہش تھی، کہیں اس پہ بحث ہوئی ہے، اس کے بعد یہ آئیڈیا باہر نکل رہا تھا. میں ایسے رسپانسبل صحافیوں سے پاکستان میں ان ٹچ ہوں جو کہتے ہیں کہ واقعی اس کے حوالے سے ڈسکشنز جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. ایک سٹیج پہ یہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ آصف علی زرداری صاحب خرابی صحت کی وجہ سے جو ہے اگر وہ ہٹ جائیں جگہ خالی ہو جائے گی، اور وہ چاہتے تھے ان ریٹرن کے بلاول ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو کوئی پرومیننٹ رول دیا جائے، یعنی ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس پہ لگتا ہے پروگرس نہیں ہو سکی. سو جنرل صاحب کی ڈینائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی یہ بات تھی ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ پروگرس نہیں ہو سکی، اور جنرل صاحب گھبرا گئے ہیں. انہوں نے سمجھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ رسکس ہیں، رسکس اس میں واقعی ہی ہیں. بیکاز جنرل مشرف کی اگزامپل سب کے سامنے ہے، جب ان کو امریکنس نے یہ پرسویٹ کیا تھا 2007 میں کہ آپ وردی اتاریں، آپ آرمی چیف نہ ہوں، آپ صرف پریزیڈنٹ رہ جائیں، آپ کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں. تو پھر دنیا نے دیکھا، فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ کیسے 12 مہینے کے اندر اندر، بلکہ 6 مہینے کے اندر اندر، بلکہ 3 مہینے کے اندر اندر جنرل مشرف جو ہیں وہ اپنی تمام تر طاقت کھو بیٹھے. ان کے جو آرمی چیف تھے جو فل آرمی چیف بن گئے، جنرل خیانی جن کو جنرل مشرف نے خود گروم کیا، جو اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے. کیسے جنرل خیانی نے امریکن سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے، امریکن اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست رابطے اسٹیبلش کر لیے، اور جنرل مشرف کو دودھ میں سے جس طرح مکھی نکال کے باہر پھینکتے ہیں اس طرح سے انہیں سسٹم سے نکال دیا گیا. تو میرے خیال ہے کہ یہ تمام رسکس کو دیکھتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں اسی طرح سے رہوں گا اور اسی طرح سے چلوں گا اور سسٹم کو میں چلاؤں گا. یہ اس کی ایک سگنیفیکنس اور اہمیت جو ہے وہ بن جاتی ہے. اچھا، تو میں نے خاصا، میرا خیال آپ کو بہتر میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز انہوں نے بالکل مطلب ایک فضول سی بات انہوں نے کر دی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکنامکلی پاکستان کے 5-10 سال میں حالات بڑے زبردست ہو جائیں گے. شاید پتہ نہیں جرمنی کی بات بھی انہوں نے کر دی. خدا نخواستہ پاکستان کہاں جرمنی. اور اس میں ان کی ساری کی ساری اسمپشن جو ہے جنرل صاحب کی معصومانہ، وہ یہ ہے کہ ریکو ڈک کا ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہر سال $2 بلین اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے. اور یہ $2 بلین جو ہیں، $2 بلین ایئر، اس سے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے. ٹوٹل نان سینس ہے، اس کی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اور یہ ٹوٹلی طور پہ ایک پی آر پوائنٹس ہیں، جس کو پی آر پوائنٹس کہتے ہیں. یہ پی آر پوائنٹس ہیں، جنرل صاحب کے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں پی آر کے، جو ان کو کسی نے دے دیے ہیں اور انہوں نے آگے سے سنا دیے ہیں. جس طرح سے ان کو بتانے والے تو خیر اتنے بیوقوف نہیں ہوں گے، لیکن اسمپشن یہ ہے کہ پاکستانی لوگ بہت زیادہ بیوقوف ہیں. حقیقت کیا ہے پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا آبادی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا سسٹم ہے. 250 ملین 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس کے 75,000 قسم کے اس کے 250 قسم کے اس کے پرابلمز ہیں. اور اس کی ٹوٹل جو جی ڈی پی نامنل ہے آخری جو میں نے دیکھی 2024 کے آخر تک، وہ صرف $372 بلین بنتی ہے. نیبرنگ ہندوستان کی اندازاً 4 ٹریلین بنتی ہے. پاکستان کی نامنل ویلیو جو ہے وہ 400 بلین بھی نہیں ہے. ہندوستان کی آبادی پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے، لیکن ہندوستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان سے 10 گنا سے بھی 12 گنا جو ہے وہ اس طرح سے زیادہ ہے. اور پاکستان کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے جو پاکستان کی ایلیٹ سوچتی ہے کہ ایلیٹ لیول پہ ٹاپ پہ مینجمنٹ ہو جائے. پاکستان کو ہر لیول کے اوپر اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے اور اپنے انفراسٹرکچر کو بلڈ اپ کرنا ہے. یہ جو فلیش فلڈز ابھی آ رہے ہیں بنیر میں اور کے پی کے اندر، یہ ونس اگین یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ کے پاس ہیومن ریسورس بھی انتہائی ناکافی ہے، اور آپ جو اسٹرکچر بناتے ہیں وہ بھی بہہ جاتا ہے، کبھی ارتھ کوئک سے، کبھی فلڈ سے، کبھی انسرجنسی سے، کبھی کس چیز سے.
وہ तबाह हो जाता है। पाकिस्तान को मीनिंगफुल डेमोक्रेसी चाहिए, पाकिस्तान को लोगों की बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, जहाँ लोग खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकें, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे उनको चाहिए, जो जमहूरियत के बगैर मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं, इन मसाइल का हल भी नहीं है जब तक पानी के मसाइल का, डेमोक्रेसी के मसाइल का, जब तक पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ एक बेहतर एकोमोडेशन होगी, एक पीसफुल। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमने हिंदुस्तान को सेल्फ रिस्पेक्टिंग टर्म्स पे कैसे एंगेज करना है। तो जनरल साहब हवा में बातें सारी की सारी कर रहे हैं। फिर जनरल साहब ने वो बात की जिसके ऊपर सोशल मीडिया को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, तकलीफ हुई है। वो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, अकॉर्डिंग टू सोहेल वड़ैच, कि पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है लेकिन इन लोगों को माफ़ी मांगनी होगी। बाजवा साहब, नजमुल हसन बाजवा प्रॉब्ली उनका नाम है, इफ़ आई एम करेक्टली सेइंग तो मुझे माफ़ कर दें। ये एक ऐसे पॉडकास्टर हैं, व्लॉगर हैं जिनका मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था, जिन्होंने ब्रसल की मीटिंग का पहले हाल अहवाल उन्होंने बताया था और उसमें भी उन्होंने कहा था कि जनरल साहब ने कहा है कि इनको माफ़ी मांगनी होगी। नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी होगी। इमरान खान को किस चीज़ की माफ़ी मांगनी होगी? इमरान खान को माफ़ी मांगनी होगी मई 9 की। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं दर्जनों दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि मई 9 तो जनरल साहब ने खुद सारा का सारा कंसीव किया, जिसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिलेजिटिमाइज़ कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया, अदलिया को कंट्रोल कर लिया, मीडिया को ख़त्म कर दिया, सारे के सारे सियासी ढांचे पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उनके अपने जहन की इख्तरा है। तो ये जनरल साहब जो है, इससे इमरान खान से उनको क्यों माफ़ी चाहिए एक ऐसी चीज़ की जिसका या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा कसूर ये है कि वो GHQ के गेट्स पे आ गए, कोर कमांडर के बाहर चले गए और उन्होंने डिफाइंस शो की। तो एक तो गुस्सा ये है कि उन्होंने GHQ की विल को, ये जनरल साहिबान को चैलेंज कैसे किया, आप पॉलिटिकली खड़े होकर माफ़ी गालिबन उस चीज़ की मांगनी है। दूसरा फिर ये सवाल है कि उन्होंने अपने आप को कन्विंस कैसे कर लिया है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इमरान खान ने किया, जबकि सारा का सारा फ़ायदा इसका इन्होंने उठाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पता नहीं आप लोगों ने इससे कभी ग्रैपल करने की कोशिश की है कि नहीं की। इसका जवाब आसान ये है कि अगर जनरल साहब, क्योंकि जनरल देखिए कहते हैं, इसे कहते हैं दी एरोगेंस ऑफ पावर, जहाँ जनरल साहब ने अपने आप को ये कन्विंस कर लिया है कि मुझे खुदा ताला ने मुंतखब किया हुआ है पाकिस्तान के प्रोटेक्टर या मुहाफ़िज़ की हैसियत से, वहाँ जनरल साहब ने अपने आप को इस चीज़ में भी कन्विंस कर लिया है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ वगैरह जब मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो उसके बाद जो है चीज़ें हंकी डोरी हो जाएंगी, उसके बाद मैं जो है एक नया बेसिकली वो चाहते ही हैं कि उन्होंने जो सियासी ढांचा बिठाया है पाकिस्तान के ऊपर, उसका अप्रूवल और एफर्मेशन जो है वो उनको इमरान खान से चाहिए। और जो बार बार इमरान खान से खबरें आती हैं बातचीत करने की, अभी एक बार फिर मैंने आपको 2 दिन पहले मैंने कहा था कि दोबारा राब्ते करने की कोशिश हो रही है, एक प्लान है कि इमरान खान से बात की जाए। उसका मकसद यह है कि जो हमने ढांचा खड़ा किया है कि इसकी लेजिटिमेसी जो है वो अल्टीमेटली आपको इमरान खान से चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता नहीं मैं इसको एक्सप्लेन ठीक तरह से कर सका हूँ कि नहीं, कि जो सारा का सारा ढांचा है इसकी एफर्मेशन जो है वो सिर्फ लोगों के उस लीडर से मिल सकती है जिसको आपने जेल में बंद करके रखा हो। अब ये जो स्टेट ऑफ माइंड है जनरल साहब की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेट ऑफ माइंड है। आपने कई दफ़ा ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म देखी होंगी जिसमें आप, और पढ़ा बहुत होगा, मैंने ऐसी बहुत क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ी हैं पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, जहाँ किसी आदमी या औरत के जहन में बात चली जाती है कि उसको खुदा ताला ने हुक्म दिया है कि वो फ़लाँ लोगों को कत्ल कर दे। उसमें वो कई दफ़ा लोग अपने बीवी बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं, और ऐसे बहुत से वाक़यात आपने पाकिस्तान के अखबारात में भी पढ़े होंगे। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें लोग ये समझते हैं कि उनको खुदा ने इस चीज़ का जो है वो हुक्म दिया हुआ है। और आपने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी जिसमें एक आदमी जिसके हाथ में बंदूक होती है, ये बम होता है, ये गन होती है, उसने बहुत से लोगों को किसी कमरे में यरगमाल बनाया होता है, और वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखें मारता है, वो कहता है कि मेरी बात मानो, मुझे अफर्म करो। ये पाकिस्तान की इस वक्त इसी किस्म की एक सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम करे, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अब उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका और चीन के दरमियान में बैलेंस किया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मखसूस शख्सियत है उसका पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, और उसमें इनको गाइड किया है, जो उन्होंने लॉबिस्ट हायर किए हैं, लॉबिस्ट ने इनको बताया कि आपने कैसे इसमें पत्ते तारें खींचनी है, और इन्होंने वक्ती तौर पे एक बैलेंस अचीव किया हुआ है। लेकिन ये बैलेंस किसी भी वक्त डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज जिसके ऊपर ये बैंक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी मर्क्यूरियल है,
ये डोनाल्ड ट्रंप ही की हिम्मत है कि उन्होंने 25 बरस की अमेरिका की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स इंडिया, उसको उन्होंने टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। अगर आप फरीद ज़करिया का पीस देखें वॉशिंगटन पोस्ट का, उसमें फरीद ज़करिया यही रो रहे हैं कि भाई ये 5 एडमिनिस्ट्रेशंस की एक कंटिन्यूस पॉलिसी थी देखने की, इसको एक प्रेसिडेंट है नहीं, 2 प्रेसिडेंट नहीं, 5 इसको प्रेसिडेंसीज और प्रेसिडेंशियल टीम्स इसको अफर्म कर चुकी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ऐसे करके जो है इसको ऊपर नीचे कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त उनका माइंड जो है वो पलटा खा सकता है। अब इस वक्त जो, और ये अगले चंद हफ्तों दिनों में आपको बैनुल अक़वामी जो मामला इतने लोग एक जनरल साहब को लग रहे हैं कि एक डायरेक्शन में सेटल हो गए हैं, ये शायद ऐसे सेटल्ड नहीं रह सकेंगे। अब आप देखें कि मंडे के दिन चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही हिंदुस्तान पहुंचेंगे 3 दिन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। इसमें हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्टेड है। ये पहला स्टेप है जिसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचेंगे बीजिंग, जहां शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। ये ट्रिप इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 2018 के बाद पहली दफ़ा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीन जा रहे हैं। तो ये एक सिम्बॉलिक भी है, इसकी पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी हैं, और जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी है कि रीएडजस्टमेंट एंड री लेवरेजिंग की यहाँ पर जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ जो मुलाकात की है उसके अभी नताइज क्या निकलेंगे वो हमारे सामने आएंगे। एक नतीजा उसका ऑलरेडी सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन ये कह दिया है कि उनकी 27-28 अगस्त की जो डेडलाइन थी चीन के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से, शायद वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। चीन के हवाले से तो क्लियरली कह चुके हैं कि इन व्यू ऑफ दिस मीटिंग जो मेरी पुतिन के साथ हुई है, अभी मैं देखूंगा कि 2-3 हफ्ते में मैं क्या करता हूँ, और लग यही रहा है कि वो हिंदुस्तान के हवाले से भी नहीं करेंगे। अब मैंने पिछले व्लॉग में जो मैंने बताया था, बाज़ लोगों को समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत केयरफुल तरीके से, सोफेस्टिकेटेड तरीके से अपने आप को लेवरेज कर रही है अपनी ऑयल बाइंग और अपनी रिसोर्स एक्विजिशन को, और उसमें वो ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो हाथी है या ऊंट है, ये किस करवट जो है बैठता है, उसके हवाले से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, और वो अपनी ऑयल परचेज या एक्विजिशन को लेवरेज आउट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज की तरफ। उन्होंने टोटली शायद रशिया से ख़त्म नहीं किया, टोटल बाइंग ख़त्म नहीं की। और जब मैंने लास्ट टाइम इसको, हालांकि मैंने इतना बुरा बताया नहीं था जितनी लोगों के जहन में कन्फ्यूजन बच गई है, मैंने अफ्रीकन सोर्सेज भी दिखाए थे, मैंने याहू फाइनेंस की भी एक स्टोरी दिखाई थी, लेकिन बहरहाल अब तो हिंदुस्तान का जो अपना बड़ा अखबार है दी हिंदू की जो डिप्लोमेटिक एडिटर हैं सुहासिनी हैदर, उन्होंने इसमें बहुत डिटेल स्टोरी लिखी है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने रशिया की ऑयल परचेज रोक दी है, और जो है और वो शायद हिंदुस्तान के ऊपर 27 तारीख के बाद जो सैंक्शंस हैं 25% मजीद टैरिफ है वो नहीं लगाएंगे। क्योंकि अभी भी इंडियन कंपनीज जो हैं एज ऑफ अगस्त खरीद रही हैं। कितनी देर तक खरीदती रहेंगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप से उनको टोटली माफ़ी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ रशिया और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो एक नई इक्वेशन डेवलप कर रही है, या ये है कि कुछ ना कुछ उसमें उनकी एक एडजस्टमेंट हो जाएगी। जो चीज़ अपनी, मैं क्या कहूँ, कोई लफ्ज़ मैं ढूंढ रहा हूँ मुनासिब, कुछ ऐसी एरोगेंस बिल्डअप हो चुकी भी है हिंदुस्तान के अंदर कि वो ये समझ ही नहीं रहे कि डोनाल्ड ट्रंप, और ये ज़्यादातर जो लोग हमें देखते हैं इस चैनल पे उनके माइंड में ये प्रॉब्लम है, ये कॉमन आदमी के माइंड में प्रॉब्लम है। कुछ चंद दिन पहले मेरी एक बहुत ही मंझे हुए इंडियन जो एक एडिटर हैं हिंदुस्तान के एक अखबार के, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। मेरा जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था तो वो कहने लगे एब्सोल्युटली, मतलब कुछ दिए बगैर डोनाल्ड ट्रंप से जान नहीं छूट सकती। अभी तो उसने H1B का इशू नहीं उठाया, अगर वो H1B की तरफ चला गया तो, और जहाँ पर हिंदुस्तान ने सिंगल 70% से ज़्यादा उसकी मार्केट को मोनोपलाइज किया है, वहाँ तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप खामोश हैं। इसी तरह से इमिग्रेशन, कस्टम, एक्साइज का, एनफोर्समेंट का, आइस का ये कहना है कि तकरीबन 250,000 गैर कानूनी हिंदुस्तानी इमिग्रेंट जो है वो, इलीगल इमिग्रेंट जो है वो अमेरिका में मौजूद हैं। उनकी भी पकड़ धकड़ या उनको डिपोर्ट करने का, सिर्फ 1-2 दफ़ा फ़्लाइट्स गई थी, अगर यहाँ से हर दिन एक फ़्लाइट जाने लग जाए तो आप सोचें कि उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ देना होगा इस क्राइसिस से निकलने के लिए। बहरहाल इसकी मैं मज़ीद बात करूँगा बाद में, अभी इतना ही। थैंक यू।